देखो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, पहली बात तो ये, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। दूसरी बात ये, इस चैप्टर में बहुत गिने चुने डेफिनेशंस और बहुत गिने चुने फॉर्मूलाज हैं। तो इस चैप्टर को स्किप मत करना, इस चैप्टर को लीनियंटली मत पढ़ना, इस चैप्टर में ध्यान देना, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं है। टेंथ के लेवल में अगर मैं बताऊं तो टेंथ के लेवल में इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बहुत ही तुम्हारा क्या बोलते हैं लिमिटेड चीजें दी गई हैं, और तुम सिर्फ उतना पढ़ के जाओगे तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, ठीक है। गुड इवनिंग संस्कृति मैडम, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो देखो, सबसे पहला करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इफ अ चार्ज Q flows through a cross section of conductor in time t, then the current I is known as, हाँ, then the current I through it is given as electric current। ये सिंपल डेफिनेशन, तुम रटी रटाई डेफिनेशन कुछ भी पढ़ लो। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में इसको इतना समझ लो कि एक चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो मतलब किस रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट वर्ड को समझ लो। रेट वर्ड क्या होता है? कभी सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी का क्या बोलते हैं, भाव पूछते हो, रेट पूछते हो कि ये कितने रुपए किलो है ना। तो जो तुम्हें रेट बताया जाता है वो पर केजी के हिसाब से बताया जाता है, ठीक, कि 1 केजी का इतना रेट है, बाकी उसके बाद जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम कैलकुलेट कर लो, ये होता है सिंपल। इसको भी इस तरीके से समझो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक कंडक्टर से चार्ज 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बताता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है कि एक चार्ज एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक। बाकी इसको तुम याद कर लो तो याद करना चाहो कर लो, बाकी ऐसे समझना चाहो समझ लो कि चार्ज Q flows through a cross section of conductor in time t, then the current is given as I equals Q upon t। It is also known as rate of flow of charge। इसका फॉर्मूला होता है I equals Q upon t। एक सेकेंड, हाँ, I equals Q upon t, ठीक। Q आपका चार्ज है, T आपका टाइम है। Q क्या है? चार्ज। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, ठीक। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक। ये कुछ बेसिक SI यूनिट्स हैं जो कि याद रखना, मत भूलना, क्योंकि जैसे आपको लेंथ की SI यूनिट याद है मीटर, ठीक, वेट की SI यूनिट याद है किलोग्राम, ठीक। तो ये बेसिक SI यूनिट हैं जो कि मत भूलना। जैसे टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसी तरह चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, ठीक। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये मत भूलना, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे चार्ज की SI यूनिट हो गई कूलम, टाइम की SI यूनिट हो गई सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट को आप लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पेयर, जो कि जनरल, ठीक है। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर और कूलम पर सेकेंड, ठीक। अब एक डेफिनेशन आती है, यूजुअली कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर करंट। सिंपल सा एक लाइन का 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर करंट। 1 एम्पेयर करंट से क्या मतलब है तुम्हारा, ठीक। तो सिंपल इसका ये मतलब है 1 एम्पेयर करंट कब आएगा भाई, आई की वैल्यू 1 एम्पेयर कब आएगी, खुद ही देखो। आई की वैल्यू 1 एम्पेयर तब आएगी जब क्यू की वैल्यू भी 1 हो, टी की वैल्यू भी 1 हो, तो आई की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 आएगी, ठीक है। सार्थक पूछ रहे कूलम। कूलम देखो, ये यूनिट है चार्ज की, ठीक। चार्ज की यूनिट है, साइंटिस्ट के नेम के आप बाद में रखी गई है, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखी गई है, ठीक। कूलम, ठीक। हाँ, तो 1 एम्पेयर करंट क्या है? 1 एम्पेयर करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ठीक। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो जो करंट फ्लो कर रही होगी उसे हम लोग कहेंगे 1 एम्पेयर करंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये 1-2 मार्क्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में पूछ ली जाती है, ठीक, कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर करंट। तो वो आप एक लाइन में आंसर लिख दोगे, बहुत है, ठीक। अब देखो एक और चीज है, ये आपको ये भी चीज ध्यान रखना, ये वैसे आप ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे ये सब चीजें। इफ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी,
then the total charge passed through a conductor is given as this. मतलब अगर कोई कंडक्टर है, ठीक, अगर मैं बताऊं, हाँ, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं, एन है, ठीक, मेरे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। बताओ ये चीज मालूम है कि नहीं? चार्ज इक्वल्स टाइम हो जाए तो आपका 1 एम्पेयर करंट आएगा, बिल्कुल न्यूमेरिकली बिल्कुल पॉसिबल है, न्यूमेरिकली बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तुम देखोगे तो ये नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो 1 कूलम जो चार्ज आपको मिलता है बहुत इजीली नहीं मिलता है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज काफी चार्ज होता है, ठीक। प्रैक्टिकली 1 कूलम चार्ज क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। 1 कूलम हो गया या 5 कूलम हो गया, ठीक, क्योंकि भाई टाइम तो आपका फ्रैक्शन में होगा नहीं, मतलब वो तो बहुत ही रेयर, वो भी प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो ये चीज प्रैक्टिकली आप बहुत मुश्किल से अचीव कर पाओगे, हालांकि है, पर इसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक। हाँ जी, इसीलिए वो सिंपल आपका 1 एम्पेयर को सिंपली डिफाइन किया गया है कि चार्ज 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो वहां पे आपका 1 एम्पेयर करेंट है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास n है, तो अगर इस कंडक्टर में मेरे को टोटल चार्ज पता करना है, टोटल चार्ज पता करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स एन ई, ठीक। अब ये कहां से आया, देखो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तुम लोग बताओ। इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल। करंट, देखो करंट कुछ नहीं होता, फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक। करंट तो हमने बस कन्वेंशनली ले लिया है, ठीक, बाकी जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। हाँ ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही, ठीक। तो भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो अगर किसी कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या फ्लो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं करंट के फ्लो के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है, ठीक। ये कन्वेंशनली लिया गया है कि करंट का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये 2-3 बातें हो गई। बाकी एक और चीज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दूसरी बात, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज, पूरा चार्ज कितना होगा कंडक्टर में, तो वो गिवन बाई n इंटू ई, ठीक। हमने मान लिया यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, ई हमने ले लिया इस वैल्यू को, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू ई, ठीक। इसे आप 12th में इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करके पढ़ोगे, वहां पे भी टॉपिक आएगा, वहां पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आएगा, ठीक, थोड़ा और इलेबोरेट करके आएगा, ठीक। इस चीज को आप 12th में भी पढ़ोगे, ये सारी चीजें 12th में फिर से पढ़ोगे तुम, ठीक। हाँ जी, तो देखो ये पता है अपने को आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स एन ई अपॉन टी, ठीक। तो एक ही फॉर्मूले के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, तो ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे, न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको अगर मान लो क्यू दिया है, टी दिया है, तो आप आई निकाल सकते हो, या एन दिया है, ई दिया है और टी दिया है, तो भी आई निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे कंफर्टेबल के लिए, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब देखो,
हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, रटी रटाई डेफिनेशन। अब देखो क्या है, टेक्निकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे तो। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो लिया गया है बट एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो एक क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है। पर आपकी बुक में दोनों दिए हैं तो दोनों एक्सप्लेन करेंगे, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। देखो अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक घसीट के लाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक, ये होता है। इन्फिनिटी से ही क्यों लाते हैं, अपने घर से क्यों नहीं लाते, ये बताओ। Q इक्वल्स एन ई में एन ई क्या होता है, Q इक्वल्स एन ई जो फॉर्मूला है, ये इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं। एन ई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्लियर है भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी, क्वेरी, डाउट? ठीक है, हाँ। अब मैं ये कह रहा था यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों है, इन्फिनिटी के अलावा कुछ और भी हो सकता था, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो सकता था, अपने घर से चार्ज ला सकते थे, पर इन्फिनिटी ही क्यों चुना उन्होंने। इन्फिनिटी इसलिए चुनते हैं ये लोग क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड जीरो। ठीक, ये बात बस ध्यान में रखो। ठीक, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड जीरो, तो इसलिए यहां से लाते हैं ताकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस लाए तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल निकले, यहाँ का पोटेंशियल कुछ नहीं है। ठीक, तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपको समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, मतलब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, चाहे इसको दिमाग में रख लो या फिर ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क इन द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड में बहुत बार बार यूज कर रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल चार्ज लिख दोगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, आपके सब्जेक्टिव में मार्क्स कट जाएंगे। देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक, अब देखो बार बार यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बोल रहा हूं। ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू 1 कूलम है पहली चीज, और ये पॉजिटिव है। ठीक, तो यूनिट को पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक क्या बोलते हैं, कन्वेंशनली ये लिया गया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी पे सारी चीजें ये डिफाइन करी गई हैं। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूर लिखो जब भी आप सब्जेक्टिव में उस चीज को डिफाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हो या पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हो। ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूर लिखना। ठीक, अब देखो जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, अब इसका सिंबल क्या है, वी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ठीक, आपकी करंट भी स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर नहीं थी। एसआई यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम। ठीक, if W joule work is done in bringing Q coulomb charge from infinity to a point P, then the electric potential is given as V equals W upon Q. ये चीजें हमने देखी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V equals W upon
Q, where W is the work done in bringing the charge from infinity to a point, and Q is the charge, जो चार्ज को हम लोगों ने लाया है. ठीक. अब देखो दूसरी चीज, ये V से डिनोट करा जाता है. तीसरी चीज, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है या जूल पर कूलम. या तो जूल पर कूलम लिखो, ठीक, या फिर वोल्ट लिखो. ठीक, वोल्ट V. ठीक, ये दो तीन चीजें हो गई. कोई भी आपकी डेफिनेशन आएगी, ठीक, अगर पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय करंट, डिफाइन इट्स SI यूनिट, ठीक, ये आ गया तो आपको सिर्फ ये दो चार लाइन ही लिखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक, करंट डिफाइन करोगे, ठीक, करंट डिफाइन करोगे, करंट का फॉर्मूला लिखोगे, उसकी SI यूनिट लिखोगे. ठीक, और हाँ बस और कुछ नहीं, बाकी ये एडिशनल फॉर्मूला ये लिखना चाहो तो लिख लो. ठीक, बस इतना करंट में आप डिफाइन कर दोगे, बहुत है. आपकी 1 मार्क्स की 2 मार्क्स की डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, तो 1-2 मार्क्स में इतना बहुत होता है. ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है, आपको टू द पॉइंट लिखने पे ही नंबर मिलते हैं. ठीक, तो बोर्ड्स में सब्जेक्टिव में ये सब ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है. जितने नंबर का पूछा गया उतना लिखो, तुम्हारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, तुम्हारा एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगी. ठीक, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 2-4 लाइनें बहुत सफिशिएंट है. 3 लाइन का आंसर 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है. ठीक, ये फॉर्मूले के साथ, यूनिट के साथ, ये सब ध्यान रखना बस कि भाई फॉर्मूला भी लिखें हम यूनिट भी लिखें, ये सब मत भूलना. ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही है, सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे समझ लेना. पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? एक सिंगल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट है, दोनों पे पोटेंशियल डिफाइंड है. अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो, इतना समझ लो, सिंपल सी चीज. हमने मान लो एक पॉइंट है A, ठीक, एक पॉइंट है B. ठीक, या इसको ऐसे समझ लो, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2. ठीक, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन है V1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड है V2. पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या होता है? अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, विच इज V1 माइनस V2 और डेल्टा V. ठीक, बाकी सारी चीजें वही हैं. ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. डेफिनेशन वही है. वहां पे इंफिनिटी से ला रहे थे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बीच, बाकी और कुछ फर्क नहीं है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी से हम लोग एक पॉइंट तक आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं. ठीक, बाकी फॉर्मूला वगैरह सारा वही है, W/Q, SI यूनिट सारी वही है, वोल्ट. ठीक, स्केलर क्वांटिटी. ठीक, कोई ज्यादा फर्क नहीं. ठीक, हाँ जी, एक सेकेंड. हाँ, अब देखो रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस समझ लो. रेजिस्टेंस आपको आइडिया होगा ही क्या होता है, पर एक बार समझ लो. द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय वायर या कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ये चलो मैं बता रहा हूँ. रेजिस्टेंस क्या है? देखो भाई नाम से समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस. ठीक, रेजिस्ट करना, उसको रोकना. ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या है? उसको रोकना, उसको रेजिस्ट करना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक, तो कोई भी करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिलता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक, बाकी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है इसको डेप्थ में तुम 12th में पढ़ोगे, पर अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कैसे ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है. ठीक, बाकी ये चीज, जो रेजिस्टेंस कहाँ से आया, ये ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ये सब चीजें 12th में देखोगे. ठीक, हाँ जी. तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ करंट में ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, सिंपल लैंग्वेज में. बाकी इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिनको भाई ये सब चीजें लिखने में, याद करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मेरे पास एक यही होता है कि एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, उसको पढ़ लिया करो, लाइक जो फॉर्मूले से डिराइव हो जाए.
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ पे इट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक, इसकी SI यूनिट है ओम। ये 3-4 बातें हो गई। अब ये कोई ये फॉर्मूला आया था ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ आगे है उसको डिस्कस करेंगे, पर ये फॉर्मूला आया था ओम्स लॉ से। ठीक, देखो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखो। हाँ जी, रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है पहली चीज, ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट लिखा है। ठीक, ठीक, पर एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ये डेफिनेशन आपको बुक वगैरह में मिलेगी। ठीक, पर एक्चुअली में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली में? रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट तो हमने चलो माना है, एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, करंट तो हमने माना हुआ है, पर एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस, जो ऑब्स्ट्रक्शन फेस कर रहा है, वो कौन फेस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फेस कर रहा है। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे फेस करता है कोई? ये देखो, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम बताओ मेरे को, ये छोटा सवाल है कि एक कंडक्टर में ये इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? जाहिर सी बात है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सो द इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मस्ट बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक कंडक्टर में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? हाँ जी, देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी मेटल है उसमें एटम होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, बहुत कॉमन सी चीज है, एटम होंगे। तो एटम में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, वो ब्रेक फ्री कर जाते हैं। ठीक, तो ब्रेक करते हैं तो वो फिर यहाँ पे भटकते रहते हैं और वो कहलाते हैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जिसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहां से निकले होंगे और यहाँ पे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहे होंगे। ठीक, तो ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये इन्हीं में बैठे हुए एटम से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, हालांकि अब ये एटम नहीं रहे, अब ये आयन बन गए। ठीक, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जितने भी ये सब पॉजिटिव आयंस बने हुए हैं, ये सब क्या है? दिल टूटे आशिक है। मतलब कह सकते हो ना कि भाई ये सब इनको छोड़ के चली गई, तो दिल टूटे आशिक वहीं बैठे हुए हैं। तो बस वही है कि ये पॉजिटिव आयन है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे फ्लो करना चालू किया, ठीक, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये सारे वहीं पे बैठे हुए हैं सख्त लौंडे। ठीक है, तो ये नहीं हिलने वाले। पॉजिटिव आयन कभी फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। ठीक, आपका कोई भी आयन हो पॉजिटिव, वो कभी फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज आपका कौन सा फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, पहली बात, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हम कहते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। ठीक, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, रेजिस्टेंस कहां से आता है? ठीक, अभी तक कहानी चल रही थी, बहुत स्मूथ कहानी चल रही थी, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, यहाँ पे ये आयंस रखे हुए हैं। ठीक, आयंस अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। कबीर सिंह जो कह लो, हाँ जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोलाइड करते हैं बेसिकली, जितने भी ये जो यहाँ पे आयंस हैं उनसे ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं बार बार। अब इसको और सही से समझोगे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी समझ लो। ये आयन है यहाँ पे पॉजिटिव आयन, ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन सीधा चला यहाँ पे कोलाइड हो गया। ठीक, पर क्योंकि एनर्जी का फ्लो कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके नहीं, मतलब यहाँ पे कोलाइड हुए, थोड़े सेकंड के लिए रुके, डगमगाए, पर फिर चल दिए, फिर थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे कोलाइड कर गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे कोलाइड कर गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े
और यहाँ पे कोलाइड कर गए। तो इलेक्ट्रॉन देखो बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा चल रहा है फिर रुक जा रहा, फिर थोड़ा चल रहा है फिर रुक जा रहा, फिर थोड़ा चल रहा है फिर रुक जा रहा। तो ये जो बार बार ये रुक जा रहा है यही आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही ऑब्स्ट्रक्शन है आपके इलेक्ट्रॉन के पाथ में, ठीक है। तो हर चीज में रेजिस्टेंस मतलब कम हो सकता है, पर हाँ ऐसा नहीं कि हर चीज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये आयंस होने चाहिए, ठीक, जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक। बाकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, V अपॉन आई, इसकी SI यूनिट होती है ओम, ठीक। इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी SI यूनिट आप एक और लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। ये ऑल्टरनेटिव यूनिट्स दिमाग में रखा करो, कभी कभी क्वेश्चन में ये जो मोस्ट फेमस यूनिट होती है उनको ना देके ये जो ऑल्टरनेटिव यूनिट्स होती हैं उनको दिया जाता है, ताकि बच्चा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाए, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखना कि इसकी वोल्ट पर एम्पेयर भी होती है, ठीक। हाँ जी, तो ये बेसिक चीजें थी। अभी तक हमने करंट देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, रेजिस्टेंस देखा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर if a charge of electron is 1.6 into this जो भी वैल्यू है, find the number of electrons that will pass each second through the cross section of that conductor। कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहली चीज, जो जो चीजें गिवन हो वो लिख लो। ये न्यूमेरिकल पढ़ते रह जाओगे आधा घंटा और उसी में टाइम निकल जाएगा। तो जो जो चीजें गिवन हो पहले उतार लो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? करंट की वैल्यू दी है 1 मिली एम्पियर। और यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आएगी बताता हूं। और क्या वैल्यूज गिवन है? करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर नहीं, 1.6 मिली एम्पियर, माई बैड्स, 1.6 मिली एम्पियर, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? 1 मिली एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू दी है, ठीक। वही मैंने बताया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू नहीं गिवन होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू गिवन है, -1.6 इंटू 10⁻19। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने को क्या क्या मिला? अपने को इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू मिल गई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। ईच सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में, समझ रहे हो? ईच सेकेंड मतलब क्या होता है? हर एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। यानी यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू दी है, टाइम दिया है 1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे निकालना क्या है? एन निकालना है। आपको ये फॉर्मूला पता है, I इक्वल्स Q अपॉन T, पहली चीज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल क्यू लिया था मैंने फॉर्मूले में, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख रहा हूँ। कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो Q इक्वल्स NE होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन T, ठीक। तो यहाँ पे आपको E की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, तो आप N की वैल्यू निकाल सकते हो। पर एक इंपॉर्टेंट बात, SI यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलना। यहाँ पे यही वैल्यू अगर यूज कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है? अब देखो यही चीज मैं बताने वाला था, यहीं पे कुछ लोग को दिक्कत आती है, ठीक। क्या दिक्कत आती है? कि भाई कन्वर्ट करना होता है SI यूनिट में, ठीक। SI यूनिट एम्पेयर है, क्वेश्चन किस में दिया है? मिली एम्पेयर में, ठीक। देखो, तो 1 मिली एम्पेयर कितने एम्पेयर के बराबर होता है? 10⁻³ एम्पेयर के। 1 माइक्रो एम्पेयर कितने एम्पेयर के बराबर होता है? 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर, ठीक है। और 1 मेगा एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻+3 एम्पेयर के बराबर, ठीक है।
तो ये चीज समझना, कन्वर्जन 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। 10 टू द पावर माइनस 3 का मतलब क्या है, 1/1000। ठीक, इस तरीके से समझना चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, पर क्योंकि अब 10th में आ गए हो और 11th 12th में भी जाओगे ही, तो इस तरीके से ही कन्वर्जन लिखना चालू करो, इस तरीके से ही कन्वर्जन समझना चालू करो, तभी सही रहेगा। क्योंकि 11th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, माइक्रो से एसआई यूनिट में, मिली से एसआई यूनिट में। तो कन्वर्जन जरूर अच्छे से रखो, अपनी प्रैक्टिस उस पर रखो, ठीक, ताकि 11th 12th में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 11th 12th में बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो 1 मिली एम्पेयर इक्वल 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। ठीक, अब इसमें और कुछ कैलकुलेटर की यूज करने की जरूरत नहीं है कि भाई कैलकुलेटर करके कोई वैल्यू निकाल ले, ऐसे ही एज इट इज लिख लो, अभी काम आएगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल्स एन ई अपॉन टी। यहां से n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई। ठीक, I की वैल्यू क्या है, एसआई यूनिट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 सेकेंड, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर जो भी दिया है। तो 1.6 से 1.6 कट गया, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर आ जाएगा। 10 टू द पावर, ये अगर पावर वाली वैल्यू को हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे इसका साइन हो जाता है चेंज। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स आपने 10th 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 19 था, इसको न्यूमरेटर में ले आया तो 10 टू द पावर प्लस 19 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बेसिस सेम है तो आपकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी ये, तो हो जाएगा 19 माइनस 3 इक्वल्स 10 टू द पावर 16। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 टू द पावर 16। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यूज दे दी गई हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज दी हैं। कैलकुलेट द करंट, निकालना क्या है, करंट निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। रेजिस्टेंस क्या दिया है 5 ओम, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 3 वोल्ट। ठीक, क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक, करंट का फॉर्मूला देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है, R इक्वल्स V अपॉन आई। ठीक, अब यहां से I की वैल्यू निकाल लो, I क्या होगा, I इक्वल्स V अपॉन R। ठीक, ये दोनों SI यूनिट में दिए हुए हैं। ठीक, V की वैल्यू हो गई 3, R की वैल्यू हो गई 5, तो 3/5 कर दो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, मेरे ख्याल से 0.6 एम्पियर आएगा।